वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। फोर्ड लर्नर में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वीडियो दोनों अवेलेबल हैं। 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट है और पार्ट 1 ये लेक्चर है, हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वेस्ट सप्लाई ये टॉपिक है आज हम लोग का, और इसको अभी डिस्कस करेंगे। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टोटल हार्डनेस एंड अल्कनिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर आर 300 मिलीग्राम पर लीटर एंड 100 मिलीग्राम एज calcium carbonate scale, okay, respectively, then its carbonate and non-carbonate hardness in unit of milligram per liter will be respectively। क्या होगा ये पूछ रहा है। मतलब देखिए, मिला जुला के ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालेंगे, क्या होगा। तो पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम लोग का जो कार्बोनेट हार्डनेस होता है ना, जो कार्बोनेट हार्डनेस निकालते हैं वो होता है मिनिमम होता है। किसका होता है मिनिमम? तो मिनिमम होता है आपका टोटल हार्डनेस, और टोटल हार्डनेस या आपका अल्कानिटी जो होता है ना उसका मिनिमम होता है। इसमें से जो मिनिमम होगा वही आपका कार्बोनेट हार्डनेस होगा। तो चलिए आप खुद आंसर इसका बता दीजिएगा, सोच लीजिएगा। आपका टोटल हार्डनेस कितना दिया है? 300 मिलीग्राम, और अल्कनिटी कितना दिया है? 100 दिया है। तो मिनिमम कौन सा है इसमें? अल्कनिटी आपका मिनिमम है, तो अल्कनिटी मिनिमम है तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है? मिनिमम होता है सबका। टोटल हार्डनेस और अल्कनिटी का मिनिमम होता है। तो जो कार्बोनेट हार्डनेस है ये आपका कितना हो जाएगा? अल्कनिटी के इक्वल हो जाएगा, मीन्स 100 हो जाएगा। आपका जब कार्बोनेट हार्डनेस 100 हो गया, ठीक है, 100 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। अब आपको निकालना है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो होता है वो कैसे निकालते हैं? तो जो टोटल हार्डनेस आपको पता है, टोटल हार्डनेस आपको पता है और अल्कनिटी आपको अभी निकाला है आपने, तो इन दोनों को जब माइनस कीजिएगा तो आपको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मिलेगा। टोटल हार्डनेस आपको 300 गिवन है और अल्कनिटी आपने अभी 100 निकाला है, तो कितना आया आपका? 200 मिलीग्राम जो है आपका 200 मिलीग्राम, ये आंसर हो जाएगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ए है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है और ये आंसर करेक्ट है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है पूरा। कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस और अल्कनिटी विच एवर इज लेस। जो कम होगा वही हम लोग का कार्बोनेट हार्डनेस होगा, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा? तो वो टोटल हार्डनेस माइनस अल्कनिटी हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एंड टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड TDS जिसको बोलते हैं आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। द वैल्यू ऑफ EC मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है? डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन TDS। तो TDS जब इंक्रीज होगा तो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्या होता है, जब आपका जैसे पानी, आप एक ग्लास वाटर लीजिए और इसमें क्या होगा, आप जब TDS इंक्रीज कीजिएगा ना तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आयंस इसमें ज़्यादा मूव होने लगते हैं, इम्प्योरिटी बढ़ जाती है। तो आपने सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर में आपका करंट ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाता है। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन TDS। तो TDS बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये बी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है और ये करेक्ट है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। TDS ऑफ्टन हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, है ना। और क्या होता है, जो एबिलिटी होता है, पहले एबिलिटी जो होता है वाटर का टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। और ये फंक्शन होता है किसका होता है? तो ये आयनिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, आयनिक स्ट्रेंथ का फंक्शन होता है। जितना ज़्यादा आयनिक स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज़्यादा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। जो TDS होता है ना, वह नेचुरल वाटर में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम से मिलता है आपको। मेजर यही आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं TDS के लिए। और जो आपका यहाँ पे बाइकार्बोनेट और सल्फेट, क्लोराइड एक्सेट्रा, ये भी आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए जो प्रीसेंस होगा ना, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग का बढ़ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड कंटेन वाटर विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी किस में होगा? लेक्स में होगा क्या, ओशियन में होगा, रिवर्स में होगा या वेल्स में होगा? तो इसमें रिवर्स में ज़्यादा होगा। क्यों होगा? जब मानसून सीजन आता है तो क्या होता है कि जितने भी वाटर होते हैं सब रिवर्स में जाके
मिल जाते हैं। अब रिवर्स में जब वाटर मिलेंगे आपका, रिवर्स में जब वाटर मिलेंगे तो क्या करेंगे, रिवर्स में सस्पेंडेड सॉलिड जो होगा वो बढ़ जाएगा। जब रिवर्स में सस्पेंडेड सॉलिड बढ़ जाएगा इट मीन्स उसमें टर्बिडिटी इंक्रीज हो गई है। सो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा सी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर ड्यूरिंग मानसून सीजन हैव हाई सस्पेंडेड सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन इन सस्पेंशन हेंस कॉजेज हाई टर्बिडिटी, इसीलिए ये कॉज करता है, दिस कॉजेज हाई टर्बिडिटी। नेक्स्ट है जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाई। तो जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर किससे अचीव होता है, तो ये लाइम सोडा प्रोसेस से होता है क्या, तो नहीं। लाइम जो होता है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, और सोडा प्रोसेस होता है आपका किसको, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट, तो एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट भी आपको नहीं होगा। इससे आप एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट दीजिएगा तो आपका कार्बोनेट हार्डनेस तो रिमूव हो जाएगा बट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस अभी भी बना रहेगा। सो सी दे रहा है आप लोग आपका आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन एक्सचेंज मेथड जो होता है ये बेस्ट होता है, ये इसी को हम लोग जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं। तो ये सी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है और ये करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, यूजिंग एक्सेस एलम डोज, तो एक्सेस एलम डोज से नहीं हो पाता है। सो सी आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं वैसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पैरामीटर दिया है और यहाँ पे आपको दिया है उसका परमिसिबल लिमिट दिया है। सो हार्डनेस कितना होता है, हार्डनेस हम लोग का जो परमिसिबल लिमिट होता है 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये सी ऑप्शन जो होगा वो इसका हो जाएगा। नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 45 मिलीग्राम पर लीटर। आयरन कंसंट्रेशन जो होता है 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ए का 4, ए का आपका कौन सा है 3 है, ए का 3 हो जाएगा, बी का नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 4 हो जाएगा, और आयन कॉन्सेंट्रेशन कौन सा होगा, तो आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा। सो ये बी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा ना आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ फ्लोराइड आर हेल्पफुल होता है, जो प्रिवेंट करता है आपका डेंटल कैविटी को प्रिवेंट करता है चिल्ड्रेन में। और आयन कॉन्सेंट्रेशन जब 0.3 मिलीग्राम रहेगा मे कॉजेज कलर प्रॉब्लम, आपका कलर प्रॉब्लम आने लगेगा वाटर्स में। और द आयन स्टैंडर्ड हैव डिजायरेबल लिमिट ऑफ 0.3 मिलीग्राम फॉर आयरन, और the Indian standard have desirable limit of 0.3 milligram of iron and 1.5 milligram of fluoride. नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशन above 45 मिलीग्राम में कॉज ब्लू बेबी डिजीज। तो ये आपका जो अभी मैंने बताया वो सारा आपका इसमें एक्सप्लेन किया हुआ था। ये भी लिस्ट है मैचिंग का है। तो एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड जब आपका नहीं रहेगा तो आपके टीथ में क्या होगा, डेंटल कैविटी होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सेस ऑफ लीड, लीड जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपको एनीमिया की प्रॉब्लम होने लगेगी। प्रीशंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट, एक्सेस नाइट्रेट के कारण आपका होता है मिथेमोग्लोबिमिनिया होने लगता है, एक टाइप का बीमारी है जिसको ब्लू बेबी डिजीज़ भी बोलते हैं, बच्चों में होता है। 45 मिलीग्राम पर लीटर से आपका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा नाइट्रेट का। तो एब्सेंस ऑफ आयोडीन, एब्सेंस ऑफ आयोडीन से आपका क्या होगा, ग्वाइटर का एक बीमारी होता है जिसको घेंगा बोलते हैं, गले में हो जाता है जनरली। सो इसमें से जो भी मैचिंग होगा आप देख सकते हैं, मैंने मैचिंग बता दिया है, इसमें से जो आंसर होगा सीरियल वाइज देख सकते हैं आप लोग। सी हो जाएगा, सी यहाँ पे सीरियल में वो चेक कर लीजिएगा आप लोग। सो यहाँ पे जो है फ्लोराइड का, फ्लोराइड के कारण क्या होता है आपका, यहाँ पे डेंटल कैविटी होता है, डिसऑर्डर हो जाएगा किसमें, कॉजेज इंक्रीज इन डेंटल कैविटी, जो अभी मैंने बताया वो आपका फ्लोराइड के कारण हो जाएगा। लीड के कारण क्या होगा आपका, एक्सेस टॉक्सिक हो जाता है जिसके कारण मेनी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इंक्लूडिंग आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गया, बोन्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। इसी वजह से लीड की मात्रा अभी ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए पानी में। हेंस इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। एक्सेस जो होगा ना इसके कारण, इससे कारण क्या होगा आपका एनीमिया होने लगता है। और टू मच ऑफ नाइट्रेट हार्मफुल भी होता है इन्फेंट के लिए, और ये इससे क्या होगा, मिथेमोग्लोबिनिया होगा जिसको ब्लू बेबी डिजीज़ भी बोलते हैं, और आयोडीन के कारण आपका ग्वाइटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशन आर नॉट नेसेसरी फॉर रॉ वाटर from a lake for use as source of supply of water for boiler feeder।
कौन सा इसमें से हम लोग नहीं चीज़ मतलब कि चेक नहीं करते हैं। बॉयलर फीडर के लिए जो हम लोग पानी जो पहुंचाते हैं तो कौन सा इसमें से चीज़ें हम लोग नहीं चेक करते, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो टर्बिडिटी चेक नहीं करेंगे बॉयलर, क्योंकि ये ड्रिंकिंग वाटर तो है नहीं। बैक्टीरिया काउंट तो ये भी चेक नहीं करते हैं। और आयरन जो होगा ना, इसकी भी मात्रा हम लोग के लिए सही नहीं है, मतलब कि इसको है ना हम लोग चेक नहीं करेंगे। हार्डनेस हम लोग ज़रूर देखेंगे, जब बॉयलर में पानी हमको भेजना होगा तो हार्डनेस चेक करते हैं, नहीं तो स्केलिंग का प्रॉब्लम आने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पे है आपका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन। टर्बिडिटी, बैक्टीरिया काउंट एंड आयरन हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इफिशियंसी ऑफ बॉयलर, हाउएवर हार्डनेस कॉजेज स्केलिंग। हालांकि हार्डनेस के कारण स्केलिंग होने लगता है, इसीलिए स्केलिंग का हम लोग हार्डनेस चेक करते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ द मिथाइल ऑरेंज अल्कनिटी ऑफ वाटर इक्वल्स और एक्सीड टोटल हार्डनेस, ऑल द हार्डनेस इज। तो जो सारे हार्डनेस होंगे वो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएंगे। जब भी मिथाइल ऑरेंज अल्कनिटी है क्या, ये एक टाइप का इंडिकेटर है जो EDTA सॉल्यूशन मतलब टाइट्रेशन करने में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, इसका जो अल्कनिटी होता है वो मेज़र करता है टाइट्रेशन ऑफ वाटर विथ एन एसिड एंड डिटरमाइन करते हैं हम लोग हाइड्रोजन इक्विवेलेंट को। अल्कनिटी है जो होता है इसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें, तो मिलीग्राम पर लीटर में ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान से सुनिएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में एक्सप्रेस्ड करते हैं। अल्कनिटी को किसके टर्म में एक्सप्रेस्ड करते हैं, तो मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में। और मिथाइल ऑरेंज इज एन इंडिकेटर विथ pH ऑफ 2.8 to 4.4। pH इसका स्केल होता है और ये चेंज करता है कलर फ्रॉम रेड से किस में होगा, तो येलो कलर में। और ये इसीलिए यह इंडिकेट करता है इट्स एंड ऑफ टाइट्रेशन। जब रेड कलर से आपका येलो कलर हो जाएगा टाइट्रेशन, तो आप क्या होगा, ये इसका मतलब है कि आपका जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और जो द हार्डनेस ड्यू टू मोनो इक्विवेलेंट केटायन लाइक सोडियम इज कॉल्ड, इसको स्यूडो हार्डनेस बोलते हैं। जब सोडियम जो होता है ना, जैसे मोनोवैलेंट सोडियम में एक वैलेंसी होती है, इसी के लिए इसको स्यूडो हार्डनेस भी बोला जाता है। टोटल अल्टरनेटिव होता क्या है, तो कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड अल्कनिटी जो होता है, इन तीनों का मिक्सअप होता है कौन सा, टोटल अल्कनिटी। अगर टोटल अल्कनिटी हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा, किस में होगा, टोटल अल्कनिटी हम लोग का ज़्यादा हो जाए या इक्वल हो जाएगा टोटल हार्डनेस से, तो जो हम लोग का कार्बोनेट हार्डनेस है ना और टोटल हार्डनेस दोनों इक्वल हो जाएगा और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपका 0 हो जाता है। सो इसका बी आंसर हो जाएगा कार्बोनेट हार्डनेस। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम अमाउंट ऑफ क्लोराइड इज अलाउड इन ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज, क्योंकि इट हेल्प इन किलिंग बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड ऐड टू टेस्ट भी ऐड करता है। टेस्ट वैसे ज़्यादा सही नहीं होगा, बट अगर बोला जाए तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है आपका। इट इज़ नॉट इंजीरियस टू ह्यूमन हेल्थ, तो ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजीरियस नहीं होता, तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। जो इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू रिमूव इट कम्प्लीटली, इसको पूरी तरह से हटाना गलत नहीं होगा। तो ये देखिए आप, ये प्रोसेस ये बिल्कुल गलत है, उसको हटाना कोई इकोनॉमिकल की बात नहीं है। हम लोग एक्स्ट्रा क्लोरीन इसलिए देते हैं कि दोबारा से रिकॉन्टेमिनेशन ना हो जाए, उससे बचाने के लिए होता है, ठीक है। तो जो 1 2 3 ऑप्शन होगा वो सही होगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा है, सम अमाउंट ऑफ क्लोरीन प्रैक्टिकली 0.2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ रेसिड्यूअल इज इंश्योर करता है ब्रेक पॉइंट टू सेफ गार्ड वाटर अगेंस्ट फ्यूचर रिकॉन्टेमिनेशन, नॉट फॉर इट्स इकोनॉमिकल टू रिमूव। ये इसलिए नहीं होता है कि ये रिमूव करने इकोनॉमिकल नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट। असर्शन, एलम इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट, तो बिल्कुल सही बात है। रीज़न ये दे रहे हैं ये लोग, एलम इज़ वेरी इफेक्टिव इन किलिंग पैथाजोन प्रेजेंट इन वाटर, तो रीज़न भी सही है। एलम जो है बहुत इफेक्टिव किल करता है पैथाजोन जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, लेकिन जो ये रीज़न है ना वो पूरी तरह से इस स्टेटमेंट को एबव के जो असर्शन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो इसका जो बी होगा, बी जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा आंसर, ये बी होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे है, एलम वेरी इफेक्टिव होता है कोगुलेंट ऑफ फॉर वाटर ट्रीटमेंट के लिए और मोस्ट कॉमनली इसको यूज भी करते हैं। ये चिप भी होता है, एक्सलेंट स्टेबल होता है फॉल्क इसका, और डू नॉट रिक्वायर एनी स्किल्ड सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है। और जो डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में कुछ डिस्कस कर ले हम लोग। यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस है और कौन प्रोसेस कितना रिमूव करता है बैक्टीरिया को वो दिया है। कोर्स स्क्रीन जो है 0 से 5% आपका रिमूवल करता है बैक्टीरिया का। फाइन स्क्रीन 10 to 25, ग्रिड चैम्बर
10 to 25, प्लेन सेडिमेंटेशन 25 to 27, केमिकल कोगुलेशन 40 to 80, ट्रिकलिंग फिल्टर 90 to 95% रिमूव करता है किसको, तो बैक्टीरिया को, एक्टिवेटेड स्लज 90 to 98%, और क्लोरीनेशन 90 से लेके 99.9% आपका बैक्टीरिया को रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कॉन्टेनिंग 20% अवेलेबल क्लोरीन, तो आपका तो ब्लीचिंग पाउडर में कितना परसेंट है अवेलेबल क्लोरीन, 20% है ना। नीड्स टू क्लोरिनेट रूरल वाटर सप्लाई कवरिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 एट 50 LPCD, मतलब लीटर पर कैपिटा पर डे एट अ रेट ऑफ 2 ppm, ठीक है, पार्ट पर मिलियन, है ना, इस रेट से। तो पूछ रहा है कितना अमाउंट ऑफ हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर जो रिक्वायर्ड होगा उसके लिए क्या होगा, तो जो कितना ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड होगा, ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना हम लोग का क्लोरीन डोज होगा और कितना आपका अवेलेबल क्लोरीन है। तो क्लोरीन डोज है कितना हम लोग का, तो कितने लोगों को देना है, 10,000 पीपल के लिए करना है, और एक आदमी के लिए कितना है 50, तो 50 से इंटू करेंगे, और कितने ppm के रेट से कर रहे हैं, तो 2 ppm मतलब मीन्स 2 × 10⁻⁻6 होगा। क्यों होगा, ppm में होता है 10⁻⁻6 हम ले लेते हैं, पार्ट होता है, ठीक है। सो 10⁻⁻6 करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 20%, दैट इज़ 0.2 हो जाएगा। इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपको जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कितना, आपको चेक कर लीजिए कैलकुलेशन करके, यहाँ पे दिया 5 kg हो जाएगा। क्या होगा, 5 kg मीन्स बी हो जाएगा आंसर आपका। कितना होगा फ्रेंड्स, बी आंसर हो जाएगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन डोज रिक्वायर्ड कितना होगा, 2 × 10⁻⁻6 है ना, और 10,000 लोगों को देना है, और आपका 50 LPCD आपका मतलब पर पर्सन यूज हो रहा है। सो 1 kg यहाँ पे आपको क्लोरीन चाहिए आपका पर दिन में, एक दिन में 1 kg चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है, ब्लीचिंग पाउडर आप जो रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, तो एक दिन में 1 क्लोरीन चाहिए, और 20% ही आपको क्लोरीन से मिल पा रहा है। कितना परसेंट मिल रहा है, 20% क्लोरीन मिल रहा है ब्लीचिंग पाउडर से। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 kg आपको क्लोरीन पर डे रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी और मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन। तो हार्डनेस को किससे डिटरमाइन करते हैं, तो हार्डनेस को EDTA मेथड यूज करते हैं। क्लोरीन के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, तो ऑर्थो और टोलिडीन टेस्ट। तो याद करने के लिए आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगा आपको। DO जो होता है ये विंकलर टेस्ट से मेथड से हम लोग करते हैं, और क्लोराइड जो होगा वो मोहर्स मेथड होगा, ठीक है। अब देखिए क्लोराइड और क्लोरीन ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा, तो आप याद कीजिएगा लास्ट में इन है, क्या है, क्लोरीन इन है ना, तो इन के लिए आपको ऑर्थोटोलिडीन होगा, डीन हो जाएगा, क्या होगा, इन हो जाएगा। तो ये याद कर लीजिएगा। और क्लोराइड के लिए आपका मोहर्स मेथड होता है। सो इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा क्या होगा इसका ऑप्शन। यहाँ पे क्लोरीन जो रेसिडुअल होता है कैन बी टेस्टेड बाई क्लोरोडीन टेस्ट, DPD टेस्ट, क्लोरोटेक्स टेस्ट, स्टार्च आयोडीन टेस्ट। ये 4 मेथड होते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आपका। The dissolved oxygen of sewage is generally determined by Winkler test, which is an oxidation reduction process carried out chemically to liberate iodine in amount equivalent to the quantity of DO originally present। तो देखिए अब मेन चीज़ इसको याद करना, विंकलर टेस्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, DO निकालते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग। तो प्रोटोजोआ से क्या होता है आपका, तो फर्स्ट है प्रोटोजोआ से आपको डिसेंट्री होने लगती है, ठीक है, डिसेंट्री का डिजीज होने लगता है। बैक्टीरिया से क्या होगा, तो बैक्टीरिया से आपको टाइफाइड होता है, कौन सा होगा, टाइफाइड फीवर। और प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट से 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको मेथेमोग्लोबिमिनिया हो जाएगा, या बोल सकते हैं आपको ब्लू बेबी डिजीज हो जाएगा। वायरस से आपका होगा पॉलीमिलिटिस हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें से मैच देख लीजिए कौन सा होगा। यहाँ पे है टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है कौन सा, सैल्मोनेला टाइफी है। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट होगा 45 से ज़्यादा तो ब्लू बेबी डिजीज हो जाएगा। डिसेंट्री है प्रोटोजोआ से होता है, जो इसको इंटैमीबिया हिस्टेलिका बोलते हैं, हिस्टोलिका बोलते हैं। और पॉलीमिलिटिस है, ये कॉज होता है वायरस से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रिक फीवर। इंट्रिक फीवर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इको होता है क्या, नहीं, इसका मैं बताऊंगा फुल फॉर्म क्या होगा। सेल्मेनोथेपिस होता है क्या, तो ये हो जाएगा, सेल्मेनोथेपिस जो होता है वह इंट्रिक फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए जो सेल्मेनोथेपी होता है ना ये, या सेल्मेनोला
पैराटाइफी जो होता है ये एक टाइप का कॉज होता है, बैक्टीरिया से होता है, और इसके कारण क्या होगा आपको एंट्रिक फीवर होगा, मतलब इंटरनल फीवर जो होता है ना वो हो जाता है। और ईको जो है ना, इसका फुल फॉर्म जो होता है ये एक टाइप का पहले तो वायरस होता है और होता है एंट्रिक साइटोपैथोजेनिक ह्यूमन ऑर्फन बोलते हैं। कॉज करता है ये स्पेटिक मेनिनगिटिस एपिडेमिक एक्स्थाथेम इन्फेंटाइल डायरिया कॉज करेगा। इंटामियोबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ है, जिसके कारण क्या होगा आपका, इसके कारण आपको डिसेंट्री का प्रॉब्लम आता है। कौन सा, तो एमीबिक डिसेंट्री आता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये मैच द फॉलोइंग है, आपका दिया है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर जो है ये हम लोग एमएफ टेक्निक से, मेंबर फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम लोग पोर्टेबल वाटर कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लोराइड के लिए क्या होगा आपका, क्लोराइड के लिए हम लोग मोहर्स टेस्ट करते हैं। रेसिडुअल क्लोरीन की बात करें तो ऑर्थोटोलिडीन होगा, और हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए ईडीटीए हो जाएगा। आप मैच कर लीजिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पोर्टेबिलिटी मीन्स absence of pathogenic organism and they can detected by membrane filtration technique. Next है a sample of groundwater at pH of 7 contain 122 milligram per liter of carbonate. What is the alkalinity of this water in terms of कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकालना है। तो देखिए अल्कलिनिटी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको ये अल्कलिनिटी होता किसके कारण है। तो ये बाई कार्बोनेट है ना, किसके कारण होता है, तो बाई कार्बोनेट के कारण होता है, कार्बोनेट के कारण और OH माइनस आयंस के कारण होता है। सो अल्कलिनिटी निकालना है तो आपको यहाँ पे कार्बोनेट आयन दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे मिली इक्विवेलेंट में। तो मिली इक्विवेलेंट में कैसे निकालेंगे, बाई कार्बोनेट है तो हाइड्रोजन का 1 होता है मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का आपका 16 होता है। तो 16 इंटू 3 कीजिएगा, और ये आपका कार्बन का 12, इन सबको ऐड कीजिएगा तो आपको 61 आएगा। क्या आएगा, 61 आएगा। और इनका जो वैलेंसी होगा वो वैलेंसी 1 होगा। ठीक है, इनका जो वैलेंसी होगा वो वैलेंसी 1 होगा। सो आप क्या कीजिएगा, 122 क्या है आपका, 122 को डिवाइड कीजिएगा 61, और वैलेंसी 1 है तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो आपका जो मास आएगा वो आपका हो जाएगा, क्या आपका होगा मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये मिली इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप इसको चेंज कीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट में। सो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आपका जो अल्कलिनिटी को एक्सप्रेस करते हैं किसके टर्म में, तो ये आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट मास जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो आपको 122 डिवाइडेड बाई 61 कीजिएगा तो आपको 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ जाएगा। और उसके बाद आपको अगर निकालना है OH कितनी निकालना है तो 10⁻⁻7 और डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका 17 होगा, ये मिली इक्विवेलेंट। और H प्लस आयंस के लिए निकालिएगा तो आपका 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1 कीजिएगा तो ये निकलेगा। तो जो कि ये दोनों बहुत निगलेजिबल होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, नहीं कंसिडर करते हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 आया है, कितना आया है आपका कार्बोनेट जो है ना, बाई कार्बोनेट की वजह से आपका 2 आया है। और इसको कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 50 से इंटू करते हैं। कैसे ये आता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो वेट होता है वो कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट 50, और इसको डिवाइड करेंगे इसके वैलेंसी से तो 2 से करते हैं तो ये 50 बन जाएगा। ठीक है, 100 होता है और डिवाइड करेंगे इसको 2 से तो 50 आ जाएगा। सो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 100 आ जाएगा, क्या अल्कलिनिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में कितना आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा। सो देखते हैं इससे क्या क्या होगा सॉल्यूशन। सो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है कैल्शियम क्लोराइड का वो कितना हो जाएगा, 10 ग्राम पर मोल होगा। कैसे निकालेंगे, तो कैल्शियम का 40 और क्लोरीन का जो है 35.5 होता है, बट यहाँ पे 35 लिया गया है। सो 2 से इंटू करेंगे क्योंकि 2 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ इनको ऐड करने पे क्या हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर वेट हो गया किसका, तो कैल्शियम क्लोराइड का। अब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो इसका जो वैलेंसी होता है उससे डिवाइड करना होगा। तो वैलेंसी कितना होता है कैल्शियम क्लोराइड का 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 55। और इक्विवेलेंट, अब मिली इक्विवेलेंट निकालना है आपको तो क्या होगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा जो भी इक्विवेलेंट वेट है इसके गिवन वेट से। तो 110 को डिवाइड कीजिएगा 55 से तो आपको 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ गया। अब इसको चेंज करना है आपको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में, तो इसको 50 से इंटू कर देंगे। सो आपका 100 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा आंसर। सो C ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इम्पार्ट स्यूडो हार्डनेस ऑफ वाटर। तो स्यूडो हार्डनेस अभी मैंने आपको बताया है, वो सोडियम जो है ना, सोडियम कैटायन है, वो एक्सप्रेस करता है, इम्पार्ट करता है, ये मोनोवैलेंट होता है। नेक्स्ट है, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट द टर्बिडिटी इज़ मैक्सिमम। तो टर्बिडिटी आपका क्लोरीनेशन के बाद होता है क्या? तो नहीं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, फॉकुलेशन। तो फॉकुलेशन जब होगा ना, जैसे आप कोगुलेंट ऐड कीजिएगा तो आपके लम्स बनने चालू हो जाते हैं। क्या होते हैं, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और क्या होते हैं, बड़े बड़े फॉक्स बनाने चालू कर देते हैं। तो टर्बिडिटी इस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉकुलेशन जो है, फॉकुलेशन बेसिन इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉल्क्स थ्रू कोगुलेशन। आफ्टर दिस प्रोसेस टर्बिडिटी इज हाईएस्ट। प्राइमरी सेडिमेंटेशन कॉज करता है सेटलिंग ऑफ पार्टिकल एंड टर्बिडिटी रिड्यूस कर देता है इसकी वजह से। सी जो है नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है एसिडिटी इन वाटर के लिए, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, वाटर से रिएक्ट करके ये आपको फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टोटल हार्डनेस एंड अल्कनिटी ऑफ वाटर सैंपल आर 200 and 260 milligram per liter of calcium carbonate respectively, what are the value of carbonate hardness and non carbonate hardness। तो क्या करेंगे हम लोग, कार्बोनेट हार्डनेस के लिए क्या मैंने बताया था आपको कि जो मिनिमम होगा ना, किसका मिनिमम लेते हैं, तो मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और अल्कनिटी का लेते हैं। तो अल्कनिटी और टोटल हार्डनेस में कौन छोटा है, वही हम लोग का कार्बोनेट हार्डनेस होता है। तो यहाँ पे 200 हो गया टोटल हार्डनेस और 260 हो गया आपका अल्कनिटी। तो 200 मिनिमम है, सो 200 हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा। और जब और ये आपका कार्बोनेट हार्डनेस हो गया, और जब अल्कनिटी जब है ना टोटल हार्डनेस से आपका बड़ा हो जाता है, तो जो हम लोग का नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है ना, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कब, जब अल्कनिटी आपका टोटल हार्डनेस से बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ये आंसर ए हो जाएगा आपका। यहाँ पे देख लीजिए, बताया गया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सिंस अल्कनिटी इज मोर देन टोटल हार्डनेस सो ओनली कार्बोनेट हार्डनेस इज प्रेजेंट। कार्बोनेट हार्डनेस 200 हो जाएगा और नॉन कार्बोनेट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग है, पैरामीटर दिया है और इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे एक्सेस सल्फेट होगा तो क्या होता है, तो एक्सेस सल्फेट जब होता है तो आपका लैक्सेटिक इफेक्ट आता है, और ये कितना वैल्यू होता है आपका, 250 होता है। 250 होता है एक्सेस सल्फेट के लिए। अगर मैग्नीज के लिए होगा तो हम लोग का 50 लेते हैं, ठीक है। लैक ऑफ आयोडाइड, लैक ऑफ आयोडाइड से क्या होगा, आपका ग्वाइटर हो जाएगा। क्या होगा, आपका ग्वाइटर होगा। एक्सेस ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस जब ज़्यादा होता है तो आपका क्या हो जाएगा, सोप ज़्यादा कंज्यूम होने लगेगा, ग्रेटर सोप कंजम्पशन होगा। और एक्सेस डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा ना, तो आपका कोरोजन हो जाएगा पाइप में। तो ये आप देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, है ना, सी होगा, ऐसे आंसर होगा सी इसका। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज इकोनॉमिकली इफेक्टिव इन द कंट्रोल ऑफ गुनिया वॉर्म डिजीज। तो ये कौन सा होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका, कौन सा होगा आपका, तो फिल्ट्रेशन करते हैं। गुनिया क्या होता है, जैसे लेक है ना, या पॉन्ड बोल दो आप, तो पॉन्ड में क्या होता है, स्टिल वाटर रहता है, मतलब वाटर मूव नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है, लार्वा जो है, अलग बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं उनके लार्वा रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, लार्वा जब आदमी कंज्यूम करता है, ड्रिंक करता है जब लेक वाटर या पॉन्ड वाटर, तो क्या होता है, आपको ये गुनिया वॉर्म डिजीज हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द स्टैंडिंग पॉन्ड वाटर इज कंटेमिनेटेड बाय विथ गुनिया वॉर्म डिजीज एंड एनी वन हु ड्रिंक दिस वाटर स्टैंड एज ए रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम इट। गुनिया वॉर्म डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर और बाई यूजिंग वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्स विच इज़ फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन ऑफ लार्वा। नेक्स्ट है आपका, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस in water sample is measured as 17 milligram per liter at 25 डिग्री सेल्सियस। What is the pH of water sample। तो pH of water sample कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे क्या करना है आपको, कुछ नहीं, जो POH होता है ना, पहले हम लोग निकालेंगे POH। और POH क्या क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे माइनस ऑफ लॉग POH माइनस, ये OH माइनस जो है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमको पहले मोल निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो मोल कैसे निकालेंगे आप लोग, तो मोल के लिए आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो गिवन वेट होगा पहले वो ले लेंगे, अपॉन में क्या होगा, इधर मॉलिक्यूलर वेट आप ले लीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट लीजिएगा और
क्या कीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन वेट कितना दिया, 17 दिया है ना, और मिलीग्राम दिया, तो 10⁻³ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका 17 हो जाएगा, लेकिन मिलीग्राम में दिया था तो 10⁻³ और मॉलिकुलर वेट क्या होता है OH माइनस का, तो ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 17 हो जाएगा। तो ये 17 हो गया आपका। तो इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो 17 कैंसिल हो गया, तो आपका मोल्स ऑफ OH माइनस आयन होगा कितना, 10⁻³। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, पुट कीजिएगा तो क्या आएगा आपको, माइनस ऑफ लॉग 10⁻³। अब ये -3 जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा। आपने लॉग का सिंप्लीफिकेशन देखा होगा, तो ये -3 और माइनस पहले से है तो ये +3 हो जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है आपका 1 हो जाएगा। सो आपका POH की वैल्यू कितनी मिल गई 3। और आपने पढ़ा है कि pH प्लस में POH का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका 14 होता है। तो जो आपको POH पता है 3 है, और तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो ये आपका 11 हो जाएगा pH की वैल्यू। सो इसका आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। B जो है वो आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ 300 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो आपने ग्लूकोज का रिएक्शन मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ग्लूकोज का रिएक्शन आप लोग देख लीजिए। ये आपका हो गया ग्लूकोज हो गया, जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो एक ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर वेट होता है 180 ग्राम होता है, और जब 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इसका मॉलिकुलर वेट होता है 192 ग्राम। तो ये 6 मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो आपको पूछ रहा है क्या कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, टोटल ऑक्सीजन आपको कितना रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए 100 ग्राम 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है, करता है कितना 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम ग्लूकोज कितना रिक्वायर करेगा ऑक्सीजन, तो 192 और डिवाइड कर देंगे आप, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं 180 से। अब आपको दिया कितना है, बोला है 300, कितना बोला है 300 आपका जो है ग्लूकोज कितने के इक्विवेलेंट कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो 192 है ना, डिवाइडेड बाई 180 है ना, और इंटू आप क्या कीजिएगा 300 कर दीजिएगा। तो जो सॉल्व कीजिएगा जो आंसर आएगा वही आपका होगा। तो इसको सॉल्व करने पे आपका 320 आता है। तो इतना आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, कितना होगा, इतना आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर 300 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 320 मिलीग्राम पर लीटर होगा। सो इसका आंसर जो होगा वो आपका B हो जाएगा। B जो है आंसर है। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ वाटर वेस्ट वाटर इम्प्लॉय इरिकॉम ब्लैक टी एज एन इंडिकेटर। तो इरिकॉम ब्लैक टी जो है EDTA जो है ना, EDTA जो जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसमें हम लोग का ये इंडिकेटर जो है यूज होता है, और इसको हार्डनेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, टाइट्रेशन जब करते हैं हम लोग तो हार्डनेस में ये EDTA ब्लैक टी जो है आपका इंडिकेटर के एक तरह से यूज होता है ये हार्डनेस में। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका, पैरामीटर दिया है और यूनिट मैच करना है। तो टर्बिडिटी को हम लोग JTU में मेजर करते हैं, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। पैथोजन को MPN में करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ऑर्डर को हम लोग करते हैं TUN टन में, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर होता है। और कलर को करते हैं TCU में, TCU होता है आपका क्या, तो टिंटोमीटर कलर यूनिट हो गया। सो इसका आंसर जो है वो D हो जाएगा, 3412 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे मैंने बताया तो वही एकदम सेम चीज़ है। JTU का जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट है जो कि मेजर करता है टर्बिडिटी ऑफ ऑन सिलिका स्केल। ध्यान से सुनिएगा, सिलिका स्केल, इसकी वैल्यू 10 मिलीग्राम पर लीटर होती है ना। ये याद कर लिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जामों में। फिर आपका NTU भी होता है, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, और एक होता है FTU फॉर्माजिन टर्बिडिटी यूनिट। और MPN का हो गया मोस्ट प्रोबेबल नंबर, बता दिया मैंने आपको। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर लर्नर को। गॉड ब्लेस यू ऑल।